नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट 2023 के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज इस टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए और आपके एग्जाम में आने वाले वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने से पहले ही पता चल जाए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो आपके पास इस बार ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इनमें जो सबसे पहले आपका डीएससी सब्जेक्ट है ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता, ये सभी के पास सब्जेक्ट होता है। मैं पिछले 8 सालों से DU-SOL के स्टूडेंट्स को गाइडेंस और टीचिंग करवाता आ रहा हूँ। हर साल यही होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं एक मैराथन वीडियोस डालता हूँ और उसमें ये बताता हूँ कि यही क्वेश्चंस सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाला है और स्टूडेंट्स करके जाते भी हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद जब वो कमेंट्स करते हैं कि सर यही क्वेश्चंस एग्जाम में आया, बहुत हेल्प मिली, तो आपके इन सभी कमेंट्स और रिस्पॉन्स से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, काम करने का मज़ा ही अलग होता है उसका। तो इस बार भी मैं यही करने वाला हूँ अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार नए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि हमें लिख कर कैसे आना है, क्योंकि 12th की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है और ग्रेजुएशन में अलग लिखना होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसी और मैराथन लेकर आऊँगा और इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसके ऊपर, एंड इसके बाद हमारा कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 3 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है इसकी बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। आप सभी ने क्लास 11th के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, उसमें 2 बुक्स हुआ करती थी। पहले बुक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थी और जो सेकंड बुक थी पतली वाली, जिसके अंदर पहला चैप्टर ही था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। उसके बाद इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वही पतली वाली जो बुक है उसी को ग्रेजुएशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, पूरा ग्रेजुएशन आपका बहुत मस्त तरीके से जाने वाला है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस क्या है। दैट मीन्स कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। आप देखोगे तो टोटल इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, यानी कि 5 चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं और एक एक यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स पूछा गया आपसे काफ़ी लेंथी हो जाता है। पहले आपको ये समझना है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट देखोगे इसमें पूछा गया आपसे राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके अपने टॉपिक्स पे, ताकि आप डायग्राम, पिक्चर्स के साथ और थोड़ा सा टेबल्स बनाकर आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सको। टीचर आपका दीवाना हो जाएगा, मार्क्स भर कर देगा। और सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आप ऐसा करते हो तो पूरे ग्रेजुएशन के अंदर आपके मार्क्स बेहतर होंगे और ग्रेजुएशन के बाद मेरिट में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मास्टर में यानी एमए भी करना चाहते हो आप। तो ये चीज़ आपको अभी से सोच के चलना है। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, अरे यार देख लेंगे एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए तो हम पहले देखते हैं। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज पॉलिटिक्स है, एंड इसके बाद है पॉलिटिकल थ्योरी, एंड इसके बाद है हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी के काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं। और उन अप्रोचेस में जो 3 अप्रोच है, जैसे कि मानक, ऐतिहासिक और अनुभवजनक। यानी कि मानक मतलब क्या होता है, मानक यानी कि मानकर चलना, क्या होना चाहिए इसकी बात करना, जो आज के कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल चीज़ों से जोड़कर देखता है, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़कर देखता है। एंड उसके बाद ये अनुभवजनक मतलब जो हमें आज दिख रहा है, मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ सभी को, इसलिए इसको नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट है। और जो थर्ड यूनिट है हमारा वो है राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी आइडियोलॉजी रही है जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए हैं स्टेट के ऊपर। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने अपने ही टाइम पे जो साइंटिफिक थ्योरीज दी, 158 कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ इसलिए स्टडी कर लिया कि दुनिया भर के अंदर सबसे अच्छा शासन कौन सा है। इसलिए अरस्तु ने अपने टाइम पे टोटल 158 संविधानों का स्टडी किया, सिर्फ ये पता करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा शासन करने का तरीका कौन सा है। ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र है, या मोनार्की यानी कि राजतंत्र है। तो उसी टाइम से पॉलिटिक्स में जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो चुका था। इसलिए व्हाट इज पॉलिटिक्स पहला है,
क्योंकि स्टेट क्या करता है क्या नहीं करता है, स्टेट की वो सारी एक्टिविटीज पहले पॉलिटिक्स के अंदर आती थी और अब क्या है, हम और आप जो भी करते हैं वो सब पॉलिटिक्स के दायरे में आती है। तो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ पॉलिटिक्स किससे कहते हैं। जस्ट मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये आपके टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर काफी सारी आइडियोलॉजी है जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए, यानी कि एक राज्य को कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य 4 चीज़ों से मिलाकर बनती है। सबसे पहली पॉपुलेशन यानी कि लोग, और लोग जहाँ पे रहेंगे, टेरिटरी यानी कि भूमि। तीसरा गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और चौथा है सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि सरकार इंडिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट किसी के अंडर में काम नहीं करती, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाहरी मामलों में आज़ादी होना, इसको हम सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता कहते हैं। तो इन चारों एलिमेंट्स यानी इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक स्टेट बनता है। स्टेट अपने आप में इनविजिबल है, यानी कि स्टेट दिखता तो है नहीं भाई, स्टेट कहाँ पे है। स्टेट के नाम से गवर्नमेंट शासन करती है, यानी कि हम कहते हैं कि मोदी सरकार, यानी कि भारत की सरकार मोदी सरकार। हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार, अभी केजरीवाल गवर्नमेंट में है। जब भी सरकार चेंज होती है तो उस बंदे के नाम पे हम उस राज्य की सरकार को डिनोट करते हैं, यानी कि पहचानते हैं। स्टेट थोड़ी कोई शासन करता है, स्टेट के अंदर एक फिक्स टेरिटरी में रहने वाले लोग गवर्नमेंट का चुनाव, यानी कि यही लोग सरकार का चुनाव करती है और चुनाव होने के बाद इनको पावर मिलता है, इसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो इस तरीके से एक स्टेट बनता है। तो ये चीज़ हमने देखा। तो एक स्टेट कैसे काम करना चाहिए ये बताने के लिए अलग अलग आइडियोलॉजी है, जैसे कि उदारवाद, मार्क्सवाद जिसको मार्क्सिज्म कहा जाता है, अराजकतावाद यानी कि अनार्किस्ट, एंड फोर्थ हमारे पास कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवाद। अब ये चारों क्या कहते हैं स्टेट को लेकर, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब हम ये देखते हैं। 4th यूनिट हमारा वो क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कुछ और भी आइडियोलॉजी है जिसको हम फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हमारा राजनीतिक समुदाय का विचार, डेट मीन्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दायित्व, यानी कि हमारे क्या ऑब्लिगेशन है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, यानी कि कर्तव्य क्या हमारे राज्य के प्रति। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टॉपिक है। मैंने आपको जस्ट ब्रीफ में समझाया कि इन टॉपिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे कि 1 से लेके 5 तक, इन सभी चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, बट उनका आंसर एक ही होता है। अब जो बताने जा रहा हूं टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना, ताकि एक एक टॉपिक आपके सीधा खोपड़े में डाल दूं और आप एग्जाम तक बिल्कुल भूलो ही ना। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखोगे इसके अंदर अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। राजनीति के सैद्धांतिकरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कवर करता चलूंगा, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, राजनीति हितों के समन्वय की प्रक्रिया है, यानी कि क्या करता है, अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी कि जो कभी संघर्ष हो जाती है, उसके बीच में ये समाधान करता है, यानी कि समस्याओं का समाधान करने का तरीका है। ये किसने कहा है, ये अरिस्टोटल ने कहा है। तो इस तरीके से इस कथन को राजनीति के अर्थ एवं प्रकृति के संदर्भ में समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन व्हाट इज पॉलिटिक्स पे है। व्हाट इज पॉलिटिक्स अपने आप में अधूरा हो जाएगा अगर उसके अंदर व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में चर्चा ना किया जाए। अगर इसी क्वेश्चन में पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए, अगर ये भी कहा जाता है, तो पहले आपको पॉलिटिक्स के बारे में बताना होगा, देन आपको सिद्धांत के बारे में बताना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो सिंपल आपको पहले सिर्फ राजनीति के बारे में बताना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आपसे ये पूछा गया है, देन आपसे ये पूछा गया है कि राजनीति के अंदर जब सिद्धांत वर्ड यानी कि थ्योरी वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। तो दोनों आपको ये समझाना होगा, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसके प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब क्या होता है, रेलेवेंस, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्व। क्लियर है यहाँ पे। तो टॉपिक को मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊं, इसलिए आपको मैं पहले बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है इसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, आप उनको जरूर देखना, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए एग्जाम में सबसे पहले आप सभी को इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सिर्फ छोटा सा इंट्रो, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। हिंदी मीडियम में हो तो सबसे पहले छोटा सा परिचय दीजिए टॉपिक के बारे में, जैसे व्हाट इज पॉलिटिक्स के बारे में आप बता सकते हो। राजनीति का मतलब होता है राज्य के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि स्टेट जो वर्क करता है
पब्लिक के लिए, वही पॉलिटिक्स कहलाती है। अब पॉलिटिक्स की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, एक से ज़्यादा डेफिनेशन है, इसलिए अलग अलग लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इंट्रोडक्शन में पहले इसके बारे में बताने के बाद आपको इसकी डेफिनेशन देनी है अलग अलग जो थिंकर्स के द्वारा दी गई है। अगर आपने एग्जाम्स के अंदर थिंकर के व्यूज़ नहीं बताए, स्टेटमेंट नहीं बताया, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर गैटल का क्या कहना है, गार्नर का क्या कहना है, महात्मा गांधी का क्या कहना है, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके थॉट्स बताना होता है, सेकंड थिंग। एंड इसके बाद आपको टू द पैराग्राफ में, पॉइंट में नहीं, अब ये 12th तक होता था, अब आपको कॉलेज में ऐसा नहीं लिखना होता, अब आपको टू द पैराग्राफ में, यानी कि 6 से 7 या 8-10 लाइन में आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है और आपको सिंपल 6-7 पैराग्राफ में आपको इसका आंसर देना होता है। लास्ट में आपको इसकी आलोचना करनी होती है। आलोचना का मतलब सिंपल क्रिटिसिज्म करना होता है। क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, दोनों में से कोई एक करना होता है। एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ये आपका आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपने आंसर लिखा है, टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। आपको इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना होता है। देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टेट के द्वारा किए गए वो सभी एक्टिविटी जो लोगों के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही बता देने से काम नहीं बनता बॉस, आप सभी को बताना होगा कि पॉलिटिक्स का मीनिंग पहले एंशिएंट टाइम के अंदर क्या था, मिडिएवल टाइम के अंदर क्या हुआ और मॉडर्न टाइम के अंदर क्या हुआ। देखिए, अगर आप देखोगे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ग्रीक के पोलिस शब्द से बना है। किससे बना है? पोलिस शब्द से बना है। और पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, इंग्लिश में कहे तो सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब क्या होता था? सिटी स्टेट का मतलब, जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, उसको पहले यूनान कहा जाता था। तो यूनान के अंदर जो स्टेट हुआ करते थे उनको सिटी स्टेट कहा जाता था। जैसे आज के जो हमारे स्टेट हैं उनको ही सिंपल सिटी स्टेट कहा जाता था। आज से हजारों साल पहले की बात है ये। तो इन सिटी स्टेट के अंदर जो लोग रहा करते थे, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती थी उसको ही एरिस्टोटल के द्वारा पॉलिटिक्स कहा गया था। यानी पॉलिटिक्स का मतलब था स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा की जाने वाली सभी एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स कहलाती है। अब एक इंसान यानी कि वहाँ का जो सिटीजन है, एरिस्टोटल ने सभी को सिटीजन नहीं माना। उसने कहा कि जो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव है सिर्फ उनको ही सिटीजन मानना चाहिए, बाकी महिलाओं को, बच्चे को, बूढ़ों को इनको नहीं मानना चाहिए। जो दास हैं, जो स्लेब्स हैं, जो लोगों के अंडर में काम करते हैं, उनको कहीं पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी, इसलिए इनको सिटीजनशिप देना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिकल रूप से जो अवेयर होंगे उनको ही सिटीजनशिप मिलेगा। इसलिए उस टाइम क्या था कि लिमिटेड लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट्स हुआ करता था। लेकिन जैसे टाइम बीतता चला गया, अब पॉलिटिक्स का जो दायरा है वो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए और पॉलिटिक्स में पावर आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। अलग अलग कॉन्सेप्ट आने के बाद पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो पॉलिटिक्स का मतलब सिंपल यहाँ पे यह है कि स्टेट के द्वारा पब्लिक वेलफेयर के लिए या सार्वजनिक रूप से सभी लोगों की भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य पॉलिटिक्स कहलाता है। तो इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। उन सभी में से कुछ डेफिनेशन को आपको इसके आंसर में बताना होता है। क्लियर है यहाँ पे? एंड इसके बाद है सैद्धांतिकरण। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? थ्योरी का मतलब जो भी हमारे आसपास घटनाएं घट रही है उन घटनाओं को समझना सिस्टमैटिक वे में, दैट इज नोन एज थ्योरी, यानी कि इसको सिद्धांत कहा जाता है। अब सिद्धांत ये कहता है कि मान लो कोई टॉपिक है, हमें जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल जाए हमें उसके ऊपर रिसर्च करते रहना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी को लेकर पहले अलग डेफिनेशन दी जाती थी। जब अब्राहम लिंकन आया उसने अपनी अलग डेफिनेशन दे दी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार लोकतंत्र कहलाती है। और इस डेफिनेशन को सबसे अच्छा डेफिनेशन कहा गया और सभी लोग इसको मानते भी है। लेकिन और भी लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जब तक इसको लेकर अलग अलग लोगों की जो राय है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जब तक सभी लोग सहमत ना हो जाए, रिसर्च यानी कि ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये होता रहेगा। इसी को सैद्धांतिकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि पॉलिटिक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट है जो अभी तक क्लियर नहीं है, उन सबको क्लियर करने का काम कौन करता है? सैद्धांतिकरण। यानी कि जब पॉलिटिक्स में सिद्धांत जुड़ जाता है उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे कि राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस। अभी हम आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी अपनी स्टेटमेंट दी गई है, जैसे कि जॉन रोल्स हो गया, जेएस मिल हो गया, हार्वर्ड स्पेंसर हो गया, रॉबर्ट नोजिक हो गया, अलग अलग लोगों ने, होब्स, लोक, जॉन लोक, सबका अपना अपना डेफिनेशन है। तो हम उन सभी की डेफिनेशन की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने डीपली समझाया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं उन सभी को मैंने डीपली में समझाया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चन को फिर से समझाने से अच्छा है मैं आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाकर उसको समझा डालूं। तो पहला आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय, मानकीय को आदर्शी भी कहा जाता है, और अनुभव मूलक उपागमों का विश्लेषण कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम क्या है? अगर आपसे सिर्फ उपागम पूछा जाएगा तो आपको तीनों उपागम बताना होगा।
तीनों कौन कौन से? एक नॉर्मेटिव, एक हिस्टोरिकल और एक एम्पिरिकल, यानी कि ऐतिहासिक, आदर्शी और अनुभवजनक। तो इन तीनों को मिलाकर आपको बताना होगा। लेकिन एग्जाम में आपसे सिंपल यही पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम इसका आंसर एक ही होगा, आपको इनको डिफाइन करना है। चलिए आपको मैं बता दें तो इसका मतलब होता क्या है। स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये डिफाइन करता है। देखिए मानकीय को क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव अप्रोच का कहना यह है कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए इस पे जोर देना चाहिए, ना कि क्या कर रहे हैं इससे कोई नाता नहीं होना चाहिए। यानी कि शुड पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पे फोकस करना चाहिए। यह है आदर्शी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स की बात करता है, उनके सॉल्यूशन की बात करता है। इसका सॉल्यूशन ये है, हमें ऐसा होना चाहिए, एक स्टेट को ये काम करना चाहिए, तभी देश की भलाई हो सकती है। तो ये चाहिए की बात करता है। नेक्स्ट क्या है? अनुभव मूलक। अनुभव मूलक का मतलब एम्पिरिकल, दैट मीन्स ये बात करता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसकी बात करता है। एक स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की अभी की प्रॉब्लम क्या है भाई, इसकी बात करो। इसलिए हुआ क्या, 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ये अप्रोच दुनिया भर के अंदर मानी जाती थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ, जब व्यवहारवादी क्रांति हुई, तो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की जाने लग गई। फिर ये आ गया, यानी कि हमें क्या हो रहा है हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए। इसलिए अनुभव मूलक उपागम जो एम्पिरिकल अप्रोच है, इसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करने की बात करी। लेकिन इसका जो मेन फोकस रहा वो रहा प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है इसकी बात किया जाए, ना कि क्या होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल यही बताना है। इसके ऊपर जो मेरी डीपली वीडियो बनी हुई है मैं आपको वो देने वाला हूँ। बस मैं आपको पहले क्वेश्चन को समझा दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपकी आइडियोलॉजी के। अब ये बताएंगे कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए। तो अलग अलग अब आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन उठकर आने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अलगाव के विषय। अलगाव मतलब क्या होता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग हो जाना, परायपन हो जाना। यानी कि एक इंसान आज भाग दौड़ की जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि आज दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। तो सिंपल ये अलगाव पहली चीज़। तो ये दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे भी आप काम करते हो वो आपसे इतना काम करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं, हर सुबह उठो, रोज काम पे जाओ, ये करो वो करो, आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई है बेमिसाल थ्योरी है। इसने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया और मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा, यानी कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं पढ़ी, बेकार उसका ग्रेजुएशन करना। इसलिए इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। जो मैंने वीडियो बनाई हुई है लगभग 1.5-2 घंटे की आसपास की वीडियो होगी, वो बहुत मस्त तरीके से उसमें समझाया हुआ है। मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, मज़ा आएगा उसको देखने में। देखिए आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला अलगाव के विषय में पूछा गया है। दूसरा मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत, जिसको परायपन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है मार्क्सवाद की प्रासंगिकता क्या है, हमारी रिलेवेंस क्या है मार्क्सिज्म थ्योरी की। मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचना भी करनी है आप सभी को। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद की जो राजनीतिक विचारधारा है आपको ये बताना है। मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत को बताइए। देखिए मैंने आपको एक नहीं अलग अलग क्वेश्चंस बताए, बट इनका आंसर एक ही होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आए, आंसर वही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम हमारे नोट्स के अंदर इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि आपको कहीं और बुक्स या भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे नोट्स के अंदर डायरेक्टली इनका आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सिज्म है क्या। देखिए हुआ क्या कि 1750 से लेकर 1850 के बीच में दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई। जो काम पहले हाथों से हुआ करता था, अब वही काम मशीनों से होने लग गया। अब मशीनें, वो काम पहले जो 100 दिन में होता था वो 2 दिन में होने लग गई। तो जिसके पास पैसा था उसने इन्वेस्टमेंट किया और वो अमीर होता चला गया। और उसने क्या किया, कुछ लोगों को अपने पास काम पे रख लिया भाई। अब होता क्या कि ये काम तो ज़्यादा करवाता, पैसे कम देता। अब ये लोग बन गए कौन, ये लोग कहलाए मजदूर, और ये लोग कहलाए जो पैसे वाले लोग थे उद्योगपति। जैसे आज हम बात करें अंबानी, अडानी, ऐसे लोग हैं ना, पैसे वाले लोग। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कहा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पैसे वाले तो और पैसे वाले हो गए, बेचारे गरीब गरीब रह गए। क्यों? क्योंकि इनका शोषण बढ़ गया, इनका एक्सप्लोटेशन बहुत तेजी से होने लग गया। और स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अमीर लोगों की ही सुनती है, वो अमीर लोगों के साथ काम करके गरीबों का शोषण करती है। इसलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया कि दुनिया के सभी मजदूर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं सब एक हो जाओ और विद्रोह करो, क्रांति, रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के बाद दुनिया भर के अंदर हम क्या करेंगे, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म यानी कि लिबरलिज्म, इसको खत्म करना है हमें।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टेट का जो इंटरफेयर है, यानी स्टेट मिनिमम वर्क करती है, बाकी उद्योगपति जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। मार्केट में कौन सा माल कितने का बिकेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, लोग खुद डिसाइड करेंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट है, इसके जो इंटरफेयर है ये मिनिमम होना चाहिए। बस स्टेट का काम होना चाहिए लोगों की सिक्योरिटी, कोई बाहरी देश हमारे देश के लोगों पे अटैक नहीं कर दे, बस यही स्टेट का काम है, बाकी सब काम लोग खुद कर लेंगे। इसी वजह से क्या हुआ, जो शोषण, जो एक्सप्लोटेशन है वो बढ़ता चला गया। कार्ल मार्क्स ने इस शोषण को, इस एक्सप्लोटेशन को खत्म करने की बात कही। अब क्या हुआ, कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म को हमें खत्म करना है। ये जो कैपिटलिस्ट है, इन सभी के जो पूंजी है, जो इनके रिसोर्सेज, इनको छीन लेना है, चाहे इसके लिए खून खराबा ही क्यों ना करना पड़े, और सभी में इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिससे कि अमन चैन भी आ जाएगी और इक्वालिटी आ जाएगी। ना रहेंगे अमीर लोग, ना ही रहेगी इनकी इतनी धन दौलत, सभी में इक्वालिटी के साथ बांट दो, और बांट देने के बाद समानता आ जाएगी। और स्टेट को खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि ये स्टेट अमीरों का साथ देकर फिर से एक्सप्लोटेशन करेंगे, इसलिए स्टेट को खत्म कर दो, और जो मजदूर, जो किसान लोग हैं, वो अपना शासन खुद करेंगे। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कार्ल मार्क्स की। इस थ्योरी को मार्क्सिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। कार्ल मार्क्स चाहता है कैपिटलिज्म खत्म कर दुनिया भर के अंदर सोशलिज्म लाना, समाजवाद लाना। समाजवाद का मतलब जब स्टेट के ऊपर मजदूरों और किसानों का राज होगा, दुनिया भर में सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि असमानता, यानी जो इनइक्वालिटी, इसको खत्म कर दिया जाएगा। कैपिटलिज्म को खत्म करके सोशलिज्म की बात करता है कार्ल मार्क्स। और जब लोग अपना शासन खुद करना सीख जाएंगे तो स्टेट को भी खत्म कर दिया जाएगा। जब स्टेट खत्म हो जाएगा, इसको कहा जाएगा कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद, यानी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों चीज लाना चाहता है कार्ल मार्क्स। बट ये उसका सपना था, जस्ट एक इमेजिनेशन, जो धरातल पे आज तक नहीं हो पाया। अब अमीर अपनी मेहनत से भी अमीर बनते हैं, बट सभी को भाई मार लो, छीन लो उनकी संपत्तियों को, और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसने वॉयलेंस की बात कर दी, इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है। कार्ल मार्क्स की बुक्स है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अंदर अपनी सारी इसने थॉट्स दी है। क्लियर है। तो कार्ल मार्क्स की दो विचार है। सबसे पहला, क्लासलेस सोसाइटी बनाना, यानी ये चाहता है कि सोसाइटी में कोई क्लास ना हो, अमीर और गरीब ना हो, सभी इक्वालिटी के साथ रह सके, सभी समानता के साथ जिंदगी जी सके अपनी। पहला, क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जहाँ पे कोई वर्ग संघर्ष ना हो, जहाँ पे अमीर और गरीब आपस में कोई शोषण ना करता हो उनका। एंड सेकंड क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी बनाना, यानी कि स्टेट भी ना हो। इस तरीके से ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, वर्ग विहीन और राज्य विहीन। क्लियर है। ये हमारा कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नारीवाद दृष्टिकोण जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी आलोचना करता है, जो मेन हमारी आइडियोलॉजी है उसकी आलोचना करता है ये। तो किस बात पे आलोचना करता है आपको ये बताना है। तो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नारीवादी विचारधारा के अनुसार लिंग और जेंडर के बीच जो डिफरेंसेस हैं, इसको लेकर, एक्सप्लोटेशन को लेकर, पैट्रियार्की सिस्टम को लेकर, यानी पैट्रियार्की मतलब जो पितृसत्तात्मक है कि पिता की संपत्ति सिर्फ बेटों यानी पुत्र की होगी, महिलाओं को उस पर अधिकार तक नहीं होगा, बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा। तो फेमिनिस्ट हर वो इंसान है जो महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल में इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये है फेमिनिस्ट वाला क्वेश्चन। तो फेमिनिज्म का पूरा इसमें आपको विचार बताना है, किस तरह के दुनिया भर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जितने भी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं उनका यही कहना है कि महिलाओं और पुरुषों में इक्वलिटी होना चाहिए। आज भी पॉलिटिकल रूप से अगर रिप्रेजेंटेटिव देखा जाए तो महिलाओं का कम पाया जाता है, इनका भी ज़्यादा होना चाहिए, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। उदारवाद का मतलब सिंपल आप कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद समझ लेना, आसान शब्दों में बताऊं आपको, तो इसके ही विरोध में आया था। तो उदारवाद में ऐसा क्या होता है भाई, उदारवाद के अंदर होता है जहाँ पे स्टेट कम से कम काम करेगा, लोग अपना काम खुद कर लेंगे। तो इस तरीके से उदारवाद की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे आई आपको इसमें ये बताना है। जैसे कि मार्क्सिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, 1818 में इसका जन्म हुआ था। तो इसने अपनी आइडियोलॉजी दी, क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत धाराशाही हो गया था, अमीर और गरीब का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा था, और कार्ल मार्क्स ने उसको करीब से देखा था। तो जो चीज़ हम पे बीत रहा है उसको हम बताएंगे भाई, कार्ल मार्क्स के ऊपर वो बीती थी बात, उसने अपनी थ्योरी निकाल दी जिसको हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी मार्क्सिज्म कह दिया हमने। सेम इसी तरीके से सबसे पहले हॉब्स के द्वारा 1600 का टाइम था जब उसने लिबरलिज्म उदारवाद की थ्योरी दी। हॉब्स के बाद आ गया जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉन लॉक के द्वारा जो थ्योरी दी गई काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसने नेचुरल राइट्स की बात करी, स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, वो आगे आने वाले टाइम पे आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आप सभी को। बट आपको ये पता होना चाहिए कि उदारवाद का मतलब होता है जो एक ऐसे राज्य की बात करता है जहाँ पे स्टेट कम से कम काम करे, लोग अपना काम खुद कर लेंगे। स्टेट अगर इंटरफेयर करेगा तो लोगों की जो स्वतंत्रता है,
जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उदारवाद चाहता ही है सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए और इसीलिए ये लिबरलिज्म कहलाता है। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस को प्रमोट करता है। अलग अलग थिंकर्स आएंगे। लिबरलिज्म इतना एक्सट्रीम हो गया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई काम नहीं कर सकता, मान लो कोई बीमार है, कोई स्टेट के काम नहीं आ रहा है, तो उसका मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि दो पेड़ पौधे को अगर एक साथ पानी दिया जाए, एक बहुत जल्दी लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए और एक मुरझा जाए वहीं पे, तो इसमें गलती क्या है? पानी तो दोनों को एक साथ दिया गया था। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि अगर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो स्टेट के कोई काम का नहीं, उसका मर जाना ही अच्छा है। बीमार लोग क्या करेंगे स्टेट के लिए? तो उदारवाद ने लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लिबर्टी सबसे ज़्यादा, लिबर्टी पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेट कम से कम काम करे। क्लियर है यहाँ पे? तो उदारवाद कब आया था? उदारवाद आया था मिडिएवल एज के बाद, यानी कि मिडिएवल टाइम में जब सामंतवाद हुआ करता था, राजाओं का काल हुआ करता था और लोगों को लिबर्टी कम थी। तो इसका ही अपोज करके जब स्टेट और रिलीजन यानी धर्म और राज्य दोनों आपस में जुड़े हुए थे, तो इसी का अपोज करके उदारवाद का जन्म हुआ। लिबरलिज्म की थ्योरी आई जिसने ये कहा कि स्टेट और रिलीजन यानी कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग टॉपिक है, ये आपस में एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले स्टेट वही करता था जो चर्च के द्वारा कहा जाता था और इस चीज़ की आलोचना की गई और दोनों टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया गया। यहीं से स्टार्ट होता है लिबरलिज्म और ये टाइम था हमारा 1600 का और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा उदारवाद का टाइम। तो इसमें बताना है कि उदारवाद की जो मूल विशेषताएं हैं, जैसे कि लिबर्टी की बात करना, इक्वालिटी की बात करना, जस्टिस की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना, ये हमारा है उदारवाद। लेकिन यहाँ पे स्टेट का मिनिमम इंटरफेयर की वजह से जो क्लास में डिवाइड हुए लोग, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अमीर अमीर और गरीब गरीब होते चले गए, शोषण बढ़ता चला गया। इसी की आलोचना कार्ल मार्क्स ने करी है, तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, डिस्कस द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। ये मेन क्वेश्चन है आपकी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजनीतिक समुदाय की धारणा पर एक निबंध लिखिए। राजनीतिक समुदाय यानी कि इसमें यह बताना आपको कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। राजनीति यानी कि स्टेट के दायरे में कौन कौन लोग आते हैं। एक राज्य में रहने वाले लोग क्या सभी स्टेट के दायरे में आते हैं? दैट मीन्स क्या पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेशन तो ये कहती है कि जो भी सिटीजन है वह पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एक राज्य का नागरिक होना जरूरी होता है। इसमें ये शॉर्ट नोट्स में आता है। देखो एग्जाम में होता क्या है कि टोटल आपका 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से कोई से भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। जो 8वां क्वेश्चन होगा वो आपका होगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 टॉपिक दिए जाएंगे आप सभी को और 4 टॉपिक में से आपको कोई से भी 2 टॉपिक करने होंगे। तो 3 क्वेश्चन का आंसर आप उनका देना जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और एक जो 8वां क्वेश्चन है इसमें आपसे 4 शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, इसमें से कोई सा भी आपको 2 करना होता है। अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर आपको मिनिमम 4 पेजेस में देना होता है, आगे पीछे मिलाकर 8 पेजेस टोटल हो गए। अगर आप शॉर्ट नोट्स कर रहे हो तो इसमें आपको 2 पेजेस में आंसर दे देना होता है। तो इसलिए 3 लॉन्ग करना और एक शॉर्ट नोट्स वाला कर लेना, आपका आंसर ईजी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स में ही आपसे पूछा जाता है, ईजी क्वेश्चन है काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास रूढ़िवाद के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आप इसमें ये बताने कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए आपको मैं पहले समझा देता हूँ रूढ़िवाद कहते किसे। जैसे उदारवाद ने बताया स्टेट को मिनिमम कम से कम काम करना चाहिए, मार्क्सवाद ने बताया कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में है तो स्टेट ध्यान रखेगा कि भाई कोई शोषण ना करे, और अगर शोषण नहीं हो रहा है, इक्वालिटी आ गई है, तो बाद में जाके स्टेट को ख़त्म कर देंगे। तो कार्ल मार्क्स तो ये कहता था। लेकिन यहाँ पे एक अलग आइडियोलॉजी आ गई जिसका नाम था रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का ये कहना था कि स्टेट को नए कानून या कोई नए लॉज ना बनाए, जो भी नियम या रूल्स या कस्टम्स या रीति रिवाज चले आ रहे हैं हजारों सालों से, हमें सिर्फ उसको ही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हजारों साल पहले जो नियम रूल्स बने हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों ने बनाया, वो कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ और वो उस टाइम पे सही साबित हुआ, इसलिए आज भी वो सही होगा। इसलिए रूढ़िवाद जो है ये चेंजेस की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि चेंजेस अचानक नहीं होना चाहिए। चेंज करना भी हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन ये कहते हैं कि हजारों साल पहले बने नियमों को ही हमें फॉलो करना चाहिए। पुराने रीति रिवाज हैं उस पर ही चलना चाहिए। अगर हम नए पे चलेंगे तो हमारे राज्य कैसे काम करेगा। इसलिए जो पुराने हैं हम उस पर चलना चाहिए, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने सोच समझ के उसको बनाया है। इसलिए जो कंजर्वेटिज्म है इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि हजारों साल पहले के नियम क्या पता आज वो सक्सेस ना हो पाए। टाइम के साथ इंसान भी बदल जाता है, इसलिए स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन ये भी बदलते रहने चाहिए। जिस टाइम जिसकी नीड है
उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए कंजर्वेटिज्म की इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या राज्य का पालन करना हमारा राजनीतिक दायित्व है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो सबसे लास्ट का आपका जो 5th चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व, यानी कि राज्य कौन होता है कि हम उसकी बातें माने। राज्य के पास ऐसा क्या है? राज्य के पास सॉवरेटी है, राज्य के पास सहमति है, राज्य को सभी लोगों ने अपनी कंसेंट दी है, अपनी सहमति दी है। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसको समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद सभी लोगों ने मिलकर राज्य का मतलब सरकार को, मान लो जो उस टाइम राजा बना था उसको अपनी सहमति दे दी कि भाई तू राजा है और तू हम सब पे शासन करेगा, तू हम पे रूल करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने मिल के दिया है उसको अपनी सहमति। अब वो राजा चाहे जो भी करे आपको फॉलो करना होगा। इसलिए स्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट है, अब नोटबंदी हुई थी, हमने नोटबंदी के लिए नोट चेंज करवाने क्यों गए? नहीं जाते हैं, हम नहीं मानते वो। भाई सरकार के पास पुलिस का डंडा है, डंडा पड़ेगा होश ठिकाने आएगा, हमें जाना पड़ेगा। सरकार के पास सोमरिटी है। हमें पहली बात तो हमने सरकार को ही चुना है, तो सरकार जो ऑर्डर दे रही है मान लो कि वो हम ही ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को हमने ही तो चुन के भेजा है भाई। तो पहला तो डेमोक्रेसी का रूल यही होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में सबसे पहला रूल है ये, ठीक है। दूसरा ये है कि आज डेमोक्रेसी के अंदर डिसिप्लिन के साथ रहने के लिए हमें राज्य की बातों को इसलिए मानना चाहिए ताकि डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ देश हमारा चल सके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में ये क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा सा है डिबेट वाला इशू, क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, तो इसमें आपको ये बताना होता है। मैंने अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल डीपली में बस बताया हुआ है। जो मैं आपको वीडियोस देने जा रहा हूँ उसमें मैंने पूरा टॉपिक पोस्टमार्टम किया हुआ है बहुत मस्त तरीके से। देखिए अब लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एग्जाम में आते तो 4 हैं, बट आपको कोई 2 ही करना होता है। इसमें पूछा गया आपसे उत्तर आधुनिक यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिक यानी कि जो आधुनिक के भी बात का जो टाइम है, जो आज का टाइम चल रहा है, ये इसकी बात करता है। ये मॉडर्निज्म की आलोचना करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करता है। नेक्स्ट क्या है? राज्य की अराजकतावादी। आ मतलब होता है नहीं, राज मतलब होता है राज्य, यानी कि ये बोलता है कि राज्य नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि स्टेट लोगों की एक्टिविटीज में इंटरफेयर करता है, इसलिए स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। कार्ल मार्क्स भी कुछ ऐसे कहता था, बट कार्ल मार्क्स से यानी कि जो मार्क्सिज्म है उससे कुछ बातों में ये अलग है, यानी डिफरेंट है। कौन? अराजकतावाद, जिसको इंग्लिश में अनार्किज्म कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये स्टेट का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये स्टेट को खत्म करने की बात करते हैं, राज्य को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का रूढ़िवादी उपागम। कंजर्वेटिव जो पुराने रीति रिवाज या कस्टम्स की बात करते हैं, हमें उस पर ही चलना चाहिए, हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए, उसी को हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल वीडियोज लिंक पे क्लिक करना है। आप देखिए, चेक कीजिए वहाँ पे। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने ये वीडियोस आ जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। मैंने इस टॉपिक को आपको 1.5 घंटे में समझाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताना ये वीडियो कैसे लगी। सच बता रहा हूँ, बड़ा मजा आ जाएगा आप सभी को। व्हाट इज पॉलिटिक्स हो गया हमारा। इसके बाद है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी हमारे समझ में आ गया। इसके बाद मैंने एक क्लास ली थी व्हाट इज पॉलिटिक्स की, लाइव क्लास, आप इस वीडियो को भी देख लेना। इसके बाद है हमारे पास अप्रोचेस, जैसे हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव। इन अप्रोचेस को मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सारी वीडियोस मैंने जो सीक्वेंस पे दिया आपको, सिंपल आपको ऐसे ही देखना है। इसमें आपको मैंने सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, ये सारा समझाया हुआ है। और इसी को मैंने इंडिविजुअल में यहाँ पे बताया। ये देखिए आप, वीडियोस पहले की बनी हुई है, मैंने आपको सारी सीक्वेंस वाइज में दे दिया है ताकि इनको देख के अपने टॉपिक्स को फिनिश कीजिए। टाइम बहुत कम है हमारे पास। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, रूढ़िवाद यानी कि कंजर्वेटिज्म, नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म, उत्तर आधुनिकवाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म, और लास्ट में हमारा है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी कि राजनीतिक उत्तरदायित्व। इस प्रकार हमारे सभी टॉपिक्स खत्म होते हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ, बेस्ट आंसर को पढ़ते ही ये चुटकी में समझ में आ जाए, मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, और जो मैंने आपको वीडियो बताया प्लीज़ उसको जरूर देख लेना। टाइम रहते हुए आप प्लीज़ इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म कीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको जल्द से जल्द कवर कराऊँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, मेरी पूरी टीम आप सबके लिए बहुत मेहनत करती है। प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।